स्टूडेंट, मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा मील कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा, क्लास B.Ed सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन और टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में हम पिछले 2 वीडियो में वायु प्रदूषण के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जल प्रदूषण के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण की प्रमुख जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं हम पढ़ रहे थे। पहली परिभाषा हमने पढ़ ली थी विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान के अनुसार। क्या परिभाषा थी, एक बार फिर याद कर लेते हैं। प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत जब विजातीय पानी में मिल जाते हैं तो वे क्या है, जीवधारियों तथा वनस्पति के लिए हानिकारक हो जाते हैं, जिसमें क्या है ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है और जिससे क्या है दुष्प्रभाव होते हैं और क्या है महामारियां फैलती है। उसके बाद में दूसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं अमेरिकी जन स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है कि वो हम देखते हैं अमेरिकी जन स्वास्थ्य संगठन संस्थान ने क्या कहा था कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ कार्बनिक, अकार्बनिक, विकिरण, जैविक आदि की क्या है कि उपस्थिति, जिसके कारण जल की विशेषताओं में कमी होकर क्या है घातक प्रभाव हो या जल की उपयोगिता में कमी आती है, क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। एक बार फिर से सुनते हैं कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ कार्बनिक, अकार्बनिक, विकिरण, जैविक आदि की उपस्थिति और जिसके कारण क्या है कि जल की विशेषता में कमी होकर क्या है कि घातक प्रभाव हो, क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। किसकी परिभाषा थी, अमेरिकी जन स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा थी। उसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा हम पढ़ते हैं दामोदर शर्मा के अनुसार। दामोदर शर्मा ने क्या कहा है, दामोदर शर्मा ने कहा है कि ऐसी किसी क्रिया अथवा वस्तु का जल में मिश्रण हो, ऐसी किसी क्रिया या वस्तु का जल में मिश्रण हो, क्या है कि ऐसी किसी क्रिया अथवा वस्तु का जल में मिश्रण हो जिससे क्या है कि जल की उपयोगिता या मिश्रण को क्या है, जल की उपयोगिता क्या है, मिश्रण हो जिससे क्या है कि जल की उपयोगिता पूर्ण या आंशिक रूप से, उपयोगिता पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाए तो क्या है कि क्या होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण कहलाता है। किसकी परिभाषा है, दामोदर शर्मा। एक बार फिर से सुनते हैं, किसी क्रिया या वस्तु का जल में मिश्रण हो जाता है जिससे क्या है कि जल की उपयोगिता पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाए तो वह क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। किसकी परिभाषा है, दामोदर शर्मा की परिभाषा है। उसके बाद में हम किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, C.S. साउथविक।
एक और पढ़ते हैं, शर्मा के बाद में हम पढ़ते हैं सी एस साउथविक। सी एस साउथविक। सी एस साउथविक ने क्या कहा था कि मानव क्रियाकलापों अथवा प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। लिखते हैं एक बार, मानव क्रियाओं अथवा मानव क्रियाओं अथवा प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता। एक बार फिर से सुनते हैं, सी एस साउथविक मानव क्रियाओं अथवा प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक जल में क्या है? रासायनिक, जैविक, भौतिक गुणों में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने पढ़ी थी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, उसके बाद में हमने दामोदर शर्मा की पढ़ी थी, उसके बाद में हमने सी एस साउथविक। ठीक है, ये परिभाषा हमारी कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के कारक, जल प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं। जल प्रदूषण के कारक कौन कौन से कारक हैं? ये कारक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक कारक और दूसरा है रासायनिक कारक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक कारक। कितने भागों में बांट सकते हैं हम? इसको दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। तो हम अब पढ़ते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होता है? जल, प्रकाश, रंग, तेल एवं ग्रीस तथा घुलनशील ठोस कण जैसे कौन से? सल्फाइड, फिनोलिक और यौगिक, पेट्रोरासायनिक, सीवर आदि क्या है? भौतिक कारक हैं जिनसे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। एक बार फिर सुनेंगे कौन कौन से कारक हैं? जल, प्रकाश, रंग, तेल, ग्रीस तथा घुलनशील ठोस कण जैसे सल्फाइड्स और फिनोलिक यौगिक, पेट्रोरासायनिक, सीवर आदि क्या है? भौतिक कारक हैं जिनसे क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। ये कौन से हो गए? भौतिक कारक। दूसरा कौन सा है? रासायनिक कारक। अम्ल, रासायनिक कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक हमने पढ़ लिए, रासायनिक कारक अब हम पढ़ते हैं। रासायनिक कारक कौन से हैं? जैसे इसमें आप देखेंगे, जैसे अम्ल है, लवण है, क्षार है, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि जल के रासायनिक प्रदूषक कारक हैं। मुख्य रूप से ये विभिन्न उद्योगों एवं शहरों में सीवर व्यवस्था से निकलते हैं। क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट
अमोनिया, मिश्रित नाइट्रोजन, नाइट्रेट, विभिन्न कीटनाशक, स्लाइड्स एवं पारा, तो क्या है कि जल जीवन के लिए अत्यधिक क्या है, हानिकारक है। कौन कौन से, एक बार फिर सुनते हैं, रासायनिक कारक कौन से हैं? अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि क्या है, जल के रासायनिक प्रदूषक कारक हैं। मुख्य रूप से विभिन्न उद्योगों एवं शहरों में सीवर की व्यवस्था से निकलते हैं। इसमें है क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिया, मिश्रित नाइट्रोजन, नाइट्रेट, विभिन्न कीटनाशक और क्या है, कौन सा, पारा क्या है कि जल जीवन के लिए अत्यधिक क्या है, हानिकारक है। ठीक है, ये कौन से जल प्रदूषण के दो कारक हो गए, कौन से, भौतिक कारक और दूसरा कौन सा है, रासायनिक कारक। इसके साथ ही हम क्या है कि इसके अतिरिक्त क्या है, जल के साथ प्रवाहित होने वाले अग्रलिखित मतलब बहुत है हानिकारक पदार्थ हैं जो क्या है, जल को प्रदूषित करते हैं। आप ये कुछ पिछली मतलब पीछे आप पढ़ के आ चुके हो कौन कौन से कारक हैं। उन्हीं कारकों में से हम क्या है कि 3 महत्वपूर्ण कारक और लेते हैं। अन्य कारक, सबसे प्रमुख कारक कौन से हैं, भौतिक और रासायनिक 2 है। अन्य कारकों में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अन्य कारकों में पहला कारक है ह्रासशील पदार्थ, दूसरा है अह्रासशील पदार्थ और तीसरा है दूराग्राही पदार्थ। ह्रासशील पहला कौन सा है, ह्रासशील पदार्थ और दूसरा कौन सा है, अह्रासशील पदार्थ और तीसरा कौन सा है, दूराग्राही पदार्थ। दूराग्राही पदार्थ, ठीक है। मुख्य कौन कितने थे, 2 थे, भौतिक और रासायनिक। अन्य में कितने, हम 3 लेते हैं, ह्रासशील, अह्रासशील और दूराग्राही पदार्थ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रासशील पदार्थ। ह्रासशील पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है कि मूल रूप से कार्बनिक पदार्थ हैं जिनको क्या है कि बैक्टीरिया तथा जीवाणु अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन पदार्थों में क्या है, बैक्टीरिया की प्रक्रिया होने के कारण क्या है कि ऊर्जा निकलकर वायु में क्या है मिल जाती है और घरेलू पदार्थों में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ क्या है उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार उद्योगों से निकलते हुए अपशिष्ट पदार्थ जैसे कौन से हो गए, रासायनिक खाद हो गया, लुगदी, कागज, पेट्रोलियम तथा शोधशालाएं आदि से निकलने वाले पदार्थ क्या है कि पर्याप्त मात्रा में जल में विलीन होने पर अपशिष्ट पदार्थ बैक्टीरिया क्रिया के द्वारा अपघटित क्या है होने लगते हैं। इस प्रकार अपघटन की यह क्रिया क्या होती है, जल में घुलनशील और ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती है। जैसे जैसे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या है, जलीय जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार क्या है कि संवेदनशील जो भी मछलियां हैं एवं बैक्टीरिया मरने के कारण क्या हो जाती है कि जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, ह्रासशील पदार्थ कौन से हो गए, मतलब जिनसे आप मान सकते हैं क्या है कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मूल रूप से क्या है बैक्टीरिया तथा जीवाणु होते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन बैक्टीरिया की प्रक्रिया से क्या है कि ऊर्जा निकल कर किसमें, वायु में मिल जाती है। और क्या है, घरेलू पदार्थों में हम मान सकते हैं कौन से होगी, जैसे रासायनिक खाद हो गया, कागज की लुगदी हो गई, कागज हो गया, पेट्रोलियम एवं शोधशालाएं आदि से निकलने वाले प्राप्त क्या होते हैं कि पदार्थ पर्याप्त मात्रा में जल में विलीन होने के बाद क्या है कि अपशिष्ट पदार्थ बैक्टीरिया क्रिया के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और अपघटन के बाद वो क्या है कि ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाते हैं, जल में घुलनशील हो जाते हैं
और क्या है, जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम होती जाती है तो क्या है, वो जीव मर जाते हैं। और जलीय जीव मरने के बाद वो क्या है कि जैसे मछलियां होगी और मतलब और भी जो जलीय जीव है वो क्या है, मरकर जल में क्या है, घुल जाते हैं, और इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ये हमारा हो गया ह्रासशील पदार्थ। अब दूसरा है अह्रासशील पदार्थ। कौन से हैं? अह्रासशील पदार्थ नंबर 2, अह्रासशील पदार्थ। ये कौन से हैं कि उद्योगों एवं कृषि कार्यों से उत्पन्न होते हैं और जल प्रदूषण का कार्य करते हैं। इसमें नदी प्रवाहित रहती है, अतः इसका उपयोग स्वयं नहीं करती और प्रदूषण को क्या है, दूर तक प्रवाहित करती रहती है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कौन से हो गए, लवण, क्लोराइड, सोडियम तथा पेट्रोशियम आदि क्या है कि जब अधिक मात्रा में संगठित हो जाते हैं तो ये सभी क्या है, मिलकर जल को विषैला बना देते हैं। जब यही पदार्थ भोजन में मिल जाते हैं तो वह क्या है कि जन जीवन के लिए अत्यंत क्या है, हानिकारक हो जाता है, और यह भी क्या है कि एक जल प्रदूषक। ठीक है, इसमें कौन से पदार्थ मान सकते हो आप, जैसे लवण हो गया, क्लोराइड, सोडियम तथा पोटेशियम आदि क्या है, अधिक मात्रा में किसमें संगठित हो जाते हैं और ये सभी मिलकर जल को क्या कर देते हैं, विषैला कर देते हैं। उसके बाद में नंबर 3 है दुराग्राही पदार्थ। दुराग्राही पदार्थ कौन से होते हैं? तीसरा है दुराग्राही पदार्थ। दुराग्राही पदार्थ कौन से होते हैं? जब जल प्रदूषण में सिंथेटिक कार्बनिक रसायन आते हैं तो क्या है कि कीटनाशक तथा क्लोरीन हाइड्रोकार्बन जो आधुनिक कारखानों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं वह भी क्या होते हैं कि जल प्रदूषक के कारक बनते हैं। ठीक है, ये हमारे जल प्रदूषक के कारण पूर्ण हो गए। हम एक बार फिर से देखते हैं हम कि कौन कौन से हमने जल प्रदूषक के कारक पढ़े थे। मुख्य रूप से हमने कितने पढ़े थे? 2 पढ़े थे, भौतिक कारक और दूसरा कौन सा था? रासायनिक कारक। अन्य कारकों में हमने 3 पढ़े थे। भौतिक कारक में हमने कौन सा पढ़ा था कि जल, प्रकाश, तेल, ग्रीस आदि क्या है, घुलनशील ठोस कण जैसे सल्फाइड, फिनोलिक यौगिक, पेट्रोरासायनिक, सीवर आदि क्या है कि भौतिक कारक है। रासायनिक कारक में हमने कौन सा पढ़ा था? क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, विभिन्न प्रकार के जैसे कीटनाशक, वो क्या थे? रासायनिक कारक थे। उसके बाद में हमने पढ़ा अन्य कारकों में हमने पढ़ा ह्रासशील पदार्थ, फिर हमने पढ़ा अह्रासशील पदार्थ और फिर लास्ट में हमने पढ़ा दुराग्राही पदार्थ। अब आगे हम देखते हैं कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय कौन कौन से? स्टूडेंट, हमने जल प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा पढ़ ली, कारक पढ़ लिए, और अब हम पढ़ते हैं इसके नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप नेक्स्ट डे देखोगे नेक्स्ट वीडियो। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।